प्रशासनिक अधिकारी, और ध्यान रखना कि अब इन लोगों के लिए एक नया टर्म यूज किया जाता है। ये टर्म तो 1976 में जब डीएस कोठारी आयोग बैठी थी उसी रिपोर्ट में कहा गया कि अब आप नए न्यू लिबरलाइजेशन के युग में जा रहे हैं, नव उदारीकरण, जहां ओपन मार्केट और ओपन सोसाइटी। तो डीएस कोठारी कहता है कि आज एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जरूरत है, देखो इधर, जो मैनेजरियल टाइप का व्यक्ति, जो मैनेज कर सके। क्यों? क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है वो एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ जनता है। सरकार के आदेशों को ले आता है, जनता के बीच इंप्लीमेंट करता है, लेकिन जनता के ग्रीवांस को भी सुनता है और सरकार तक देता है। और इसके लिए हाउ टू हैंडल टैक्टफुली द इमोशंस ऑफ पब्लिक, दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस। कैसे प्रशासनिक अधिकारी किस प्रकार लोगों को, दूसरे शब्दों में कहो, ये एक तरह का इमोशनल ब्लैकमेलिंग होता है, कैसे करता है, ये उद्देश्य होता है। और ध्यान रखना, मैक्सिमाइजिंग आउटपुट एंड इफिशियंसी, मैक्सिमम आउटपुट देना, ये शासन का उद्देश्य और सरकार का उद्देश्य था। लेकिन ध्यान रखना बेटे, एक नया रिसर्च आया जिसमें देखा गया कि यदि कोई व्यक्ति आईक्यू के आधार पर, पहले आईएएस वालों को आईक्यू टेस्ट अभी भी होता है, जो व्यक्ति आईक्यू के आधार पर कार्य कर रहा है अपने परिवार में, समाज में, शासन में, तो वो केवल 20% सफलता अर्जित करता है। लेकिन जो इमोशनल इंटेलिजेंस के आधार पर काम कर रहा है, वो उसका रेटिंग सक्सेस का 80% है। सोचिए इमोशनल इंटेलिजेंस कितना इंपॉर्टेंट चीज है। और इसीलिए जब सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया, ध्यान रखना, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, फर्स्ट एआरसी 1966 में बनी, जिसमें मोरारजी भाई देसाई प्राइम मिनिस्टर थे, वो चेयरमैन थे। और सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ध्यान रखना, 1976 में जो डीएस कोठारी साहब के अधीनस्थ अध्यक्षता में जो आयोग बना था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन नहीं था, वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, भर्ती प्रक्रिया के लिए आया। लेकिन 2005 में वीरप्पा मोइली साहब की अध्यक्षता में सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन गठित हुई, और उसी सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन में गुड गवर्नेंस की बात की गई। ध्यान रखना बेटे कि गुड गवर्नेंस का प्रयोग सबसे पहले वर्ल्ड बैंक ने किया, और ऐसा नहीं कि वर्ल्ड बैंक ने पहली बार कर दिया। यदि भारतीय परंपरा में देखोगे तो मानस में तुलसीदास ने भी गुड गवर्नेंस की बात किया। अलीगढ़ गावत नाचत मोरा, जस सुराज मंगल चहुरा। गुड गवर्नेंस अर्थात इस पंछियां इस तरह चहचहा रही हैं, लोगों के बीच इतना कोऑर्डिनेशन है, इतना सौहार्द है, इतना सेक्रीफाइस है, इतना प्रेम है, इतनी शांति है, ऐसे लगता है जैसे गुड गवर्नेंस आ गई। और जब तिलक को आप पढ़ेंगे तो तिलक ने भी गुड गवर्नेंस शब्द का स्वराज टू सुराज्य, स्वराज टू सुराज्य, बेलगांव में जो उन्होंने अपना लेक्चर दिया था उसमें स्वराज से सुराज्य की बात किया था, और सुराज्य का अर्थ होता है गुड गवर्नेंस। इस गुड, बस 5 मिनट और, इस गुड गवर्नेंस की ब्यूटी क्या है बेटे? इस गुड गवर्नेंस में रूल ऑफ लॉ तो सब मानेंगे, विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, ये रूल ऑफ लॉ फंडामेंटल वैल्यू है गवर्नेंस के लिए। लेकिन गुड गवर्नेंस में कहा गया कि द एम ऑफ गुड गवर्नेंस इज टू एश्योर गुड रिजल्ट,
by following a set pattern of rules. अर्थात गुड गवर्नेंस सिटीजन सेंट्रिक कंसेप्ट हुआ। अब देखो इधर देखो, जो रूल बेस्ड था, जो डिह्यूमनाइजेशन की बात करता था, अब डिह्यूमनाइजेशन की बात नहीं करता है, अब सेंट्रिक सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच डेवलप किया गया। अर्थात प्रशासनिक अधिकारी का कार्य शासन करना नहीं है, बल्कि एक्ट ऑफ सर्विंग। इसलिए अब आज जो पब्लिक सर्वेंट हैं उनको पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है, ब्यूरोक्रेट नहीं किया जाता कहा जाता है, ना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कहा जाता है। ये फंडामेंटल वैल्यू थी। इसलिए गुड गवर्नेंस के अंतर्गत 3 बातें जोड़ी गई, रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये 3 टर्म जोड़े गए गुड गवर्नेंस में। एक एक मिनट में समझिए। रूल ऑफ लॉ तो हो गया कि विधि के समझ सब बराबर है। क्लास में टीचर जाता है, एक बार हम लोग रिफ्रेशर कोर्स में ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आगे नायक साहब आए, नए नए रंगरूट अपॉइंट हुए थे। उन्होंने कहा कि क्लास में आप लोग पढ़ाते हैं तो लड़कियों की तरफ देखते हैं कि लड़कों की तरफ देखते हैं? बड़ी बेसिक क्वेश्चन। सारे टीचर कहेंगे लड़कियों की तरफ क्यों देखेंगे, हम लड़कों की तरफ देखते हैं। हमारी भी बारी आई। हमने कहा कि सर जब मैं क्लास में जाता हूं तो हमें लड़का लड़की का भेद ही नहीं समझ में आता है। मुझे तो लगता है कि कुछ ब्रेन है जिनको मैं कुछ आइडिया कम्युनिकेट कर रहा हूं। ये भेद दृष्टि कहां से आ गई आपके अंदर? सब आपके बच्चे हैं, कहां लड़की कहां लड़का? आप तो अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करने आए। तो भेद दृष्टि जिस दिन आपके मन में आ गया कि ये लड़की है, मैं लड़की को पढ़ा रहा हूं, तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और एज ए टीचर हमें मर्यादा को ध्यान रखनी चाहिए। यदि टीचर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हिंदू, सिख, ईसाई, इस्लाम का भेद करेगा तो हमारे बच्चों का कैरेक्टर बिल्डिंग क्या बना होगा? बच्चे तुम्हारे लिए सब बराबर है बेटे। इसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ। ट्रांसपेरेंसी, आपको पता है कि 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया, और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में देखो इधर ये अधिकार दिया गया कि प्रत्येक भारतीय व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि यदि किसी भी कार्य की जांच परख करना चाहता है तो उस विभाग के जनसंपर्क अधिकारी को एक पोस्ट कार्ड लिख करके, उसका एक मूल्य निर्धारित है और आप उस विभाग से जानकारी ले सकते हैं। हालांकि ध्यान रखना कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कोई नया एक्ट नहीं था, क्योंकि 2002 में राइट टू फ्रीडम एक्ट आया था, और राइट टू फ्रीडम एक्ट जो था वो आर्टिकल 19(1) का ही एक्सपेंड था, उसी का एक्सपेंशन था। इसलिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया, गुड गवर्नेंस की दूसरी खासियत। अब आप कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं। अब आपको हर एक चीजें लोगों के समक्ष बतानी पड़ेगी, आपको जिम्मेदारियां बतानी पड़ेगी, क्योंकि अक्सर गलती अंधेरे में ही होती, उजाले में गलती नहीं होती। आप किसी से मिलने जाएंगे अकेले में तो ये भी देखेंगे कोई और ना देख रहा हो। किसी शायर ने कहा ना कि अंदाजे वफा देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता नहीं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और अकाउंटेबिलिटी, गुड गवर्नेंस का जो सबसे बड़ा सेटअप बना वो थी अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी पर बेटे एक एक दो दो लेक्चर दिया जा सकता है, लेकिन संक्षेप में समझो कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है हम मैडम के प्रति अकाउंटेबल हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हम अपने कार्यों के बारे में, हम अपने मिशन के बारे में जो कुछ भी फैसला करते हैं वो मैडम को शेयर करेंगे। ये अकाउंटेबिलिटी होती है। अकाउंटेबिलिटी में एक दो चीजें और जोड़ दी गई।
कि सरकारी अधिकारी यदि कोई काम करता है तो तत्परता के साथ और टाइम बाउंड काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक हमारे प्रोफेसर साहब थे, नाम लेना ठीक नहीं है, यूनिवर्सिटी मान लो कि ये फर्स्ट ईयर में है, वो साल भर में केवल बुद्धिज्म पढ़ाते रहते। हम लोग कहेंगे सर और कहेंगे और क्या, पहले बुद्धिज्म समझो, ये समझ लोगे तो सब समझ लोगे। हकीकत ये है कि साला बुद्धिज्म भी समझ में नहीं आता। बड़ा मेहनत करके पढ़ाते, खूब पसीना बहता। हम लोग इसीलिए बैठते थे कि इनका पसीना बहता है, चलो पसीना देखते। Accountability. You are accountable for your job. मैं जब HOD था 2016 में, तो कोई लड़का आता था फाइल लेके चला आया, सर साइन कर दी। हमने कहा ऑफिस क्यों है? हमने कहा कि ऑफिस के पास डॉक्यूमेंट है और ऑफिस हर एक कागज को वेरीफाई करे, क्योंकि बाबू की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है क्या? हमें क्या पता है एज ए प्रोफेसर एंड हेड, हमें क्या पता है कि फाइल क्या कर रही है? तो आप नोटिंग लगाइए, और नोटिंग लगा के उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया। तो टाइम बाउंडेड काम करना पड़ेगा और विथ क्वालिटी, ये अकाउंटेबिलिटी में आ गए। इस प्रकार के जो गवर्नेंस में रूल ऑफ लॉ था वो चेंज हुआ, अब एक्ट ऑफ सर्विंग आ गई। अब सेवा भाव से हम काम करेंगे। इसमें और भी कई चीजें हैं। अब अंतिम बात इथिकल गवर्नेंस। इथिकल गवर्नेंस की चर्चा होने लगी है आजकल, और इथिकल गवर्नेंस को बेसिकली ये जो शब्द है इथिकल गवर्नेंस, इस वक्त बहुत अच्छा काम किया है फिलिप जे कूपर ने। उसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत अच्छा काम है। उसी ने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन में इथिकल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया, और कहा कि बिना इथिकल शब्द का प्रयोग किए हम एक गुड गवर्नेंस की परिकल्पना कर ही नहीं सकते हैं। दो केवल चेंज हुआ, इधर देखिए, रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी तो पहले से थी, अब इसमें यह जोड़ दिया गया इथिकल गवर्नेंस में कि सरकार केवल मानव हित की बात नहीं करेगी, बल्कि जितने लिविंग बीइंग्स हैं वो सब इसके अधिकार में आते हैं। इसीलिए जानवरों का संरक्षण करना, पेड़ पौधों का संरक्षण करना, ये भी अब गवर्नमेंट के अधीन आ गया। और दूसरा मॉडिफिकेशन किया गया कि इस जगत में, इस धरती पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी के लिए साधन के रूप में हो। पहले नारियों को यह समझा जाता है कि वो पति की सेवा करने के लिए है, ये चीज गलत। पेड़ पौधों को ऐसा माना जाता था कि वो हमको केवल ऑक्सीजन देने के लिए है, हमको फल फूल देने के लिए है, इनका चाहे जितना एक्सप्लॉइटेशन कर लो। नारियों के संरक्षण के लिए इको फेमिनिज्म का कंसेप्ट डेवलप होता है, और पर्यावरण के संरक्षण करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी, गाया हाइपोथेसिस, ये संदर्भ विकसित होता है। तो ध्यान रखना कि जब हम इथिकल गवर्नेंस की बात करते हैं तो इथिकल गवर्नेंस सिटीजन सेंट्रिक है, और यह एक ऐसी अवधारणा है जो आइडियल स्टेट की ओर ले जाती है। गांधी जी ने कहा कि स्टेट इज द सेंटर ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। ये जो राज्य है वही एक शोषण का केंद्र बना हुआ है। अतः हमें एक ऐसे राज्य की परिकल्पना करना है जिसे गांधी जी ने सेल्फ गवर्नेंस का, बेटे ये गांधी जी का सेल्फ गवर्नेंस है, जिसमें न कोई क्लास रहेगा न स्टेट रहेगा, बल्कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे के साथ तालमेल बैठा करके कार्य करेगा। हर एक व्यक्ति दूसरे के बारे में सोचेगा, अपने बारे में कोई नहीं सोचेगा। इन सारी बातों पर ध्यान दो। इन सारी बातों के मूल में जो कंक्लूजन है वो यही है कि यदि हम इमोशनल इंटेलिजेंस को फॉलो करते हैं, अर्थात
अर्थात अपने साथ साथ दूसरे की भावनाओं को भी समझते हैं और उसका भी सम्मान करते हैं, तो ये स्वयं दूसरे का नहीं बल्कि आपका सम्मान होगा। और ऐसा करके एक आप हेल्दी इन्वायरमेंट किसी संस्था में बना सकते हैं, किसी परिवार में बना सकते हैं, किसी स्टेट लेवल पर बना सकते हैं। और यदि इन बातों को फॉलो करें तब हम इथिकल गवर्नेंस को साकार कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।